हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा आपसे मैं एक बुक के बारे में। बुक का नाम है फैक्टफुलनेस। इस बुक की काफ़ी तारीफ की गई है। अगर आप देखोगे तो 2018 के आसपास ये बुक पब्लिश हुई थी और पिछले 2 साल में इंटरनेशनल जो बुक मार्केट है उसमें काफ़ी इस बुक को एप्रिसिएशन मिला है। बुक के फ्रंट कवर पे ही बराक ओबामा ने, जो कि यूएस के एक्स प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बुक के बारे में काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू दिया है। बुक के बैक कवर पे बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स दोनों ने ही काफ़ी तारीफ करी है। बिल गेट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैव एवर रेड, एन इंडिस्पेंसिबल गाइड टू थिंकिंग क्लियरली अबाउट द वर्ल्ड। तो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू दिया है बिल गेट्स ने। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको राइटर के बारे में बताता हूँ। ये बुक लिखी है हैंस रॉसलिंग ने। वैसे तो 3 लोगों का वर्क है, बट जो मेन काम किया है वो हैंस रॉसलिंग ने किया है। तो हैंस रॉसलिंग एक स्वीडन के डॉक्टर थे, पब्लिक स्पीकर थे और स्टैटिस्टिशियन थे, जो स्टैट्स पे काम करते हैं, नंबर्स पे, डेटा पे काम करते हैं। टेड टॉक्स इनके अवेलेबल है, आप चाहो तो इनकी टेड टॉक्स भी देख सकते हो। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है गैप माइंडर। तो गैप माइंडर क्या है, इसके बारे में जब मैं बुक का रिव्यू करूंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए, बुक के बारे में कि बुक है किस चीज़ के ऊपर। इस बुक में जो राइटर हैं हैंस रॉसलिंग हैं, इन्होंने 13 क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जो मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है। ऑप्शन ए लो इनकम कंट्रीज, ऑप्शन बी मिडिल इनकम कंट्रीज, ऑप्शन सी हाई इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो आप जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से क्या ऑप्शन हो सकता है, इसका आंसर, राइट आंसर क्या है आपके हिसाब से। फिर एक क्वेश्चन है बुक का कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है वर्ल्ड की इस टाइम पे। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वर्ल्ड कितनी है, 50 ईयर्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 60 ईयर्स, ऑप्शन सी 70 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि दुनिया में जो 1 साल के बच्चे हैं उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ बच्चों को वैक्सीनेशन लग चुका है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 80%। ठीक है, तो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो इनका ऑप्शन मुझे आप बताना आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर है कमेंट सेक्शन में। अब ये तो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल के फॉर्म में रखे हैं। ऐसे ही इन्होंने 10 क्वेश्चन और पूछे हैं, टोटल 13 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन इन्होंने किन से पूछे हैं, जो मैंने अभी आपसे पूछे 3 क्वेश्चन, ऐसे ही 13 सवाल इन्होंने किन से पूछे हैं। ये 13 सवाल उन्होंने पूछे थे नोबेल प्राइज विनर से, बड़े बड़े जिनके पास डिग्रीज हैं उनसे पूछे, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े साइंटिस्टों से, ठीक है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनसे पूछे हैं, एकेडमिशियन से पूछे हैं, जर्नलिस्ट से पूछे हैं। ठीक है, मतलब जो सबसे टॉप क्रीम होती है ना इंटेलेक्ट की, सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया के, उनसे क्वेश्चन इन्होंने पूछे 13 सवाल, और मेजॉरिटी ने आंसर गलत करें। 13 में से 12 क्वेश्चंस के आंसर मेजॉरिटी ने गलत करें। ठीक है, इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि ये जो 13 सवाल थे इन्होंने ना चिंपैंजी से पूछे। फिर चिंपैंजी से कैसे पूछे, जैसे ये चिड़ियाघर में चले गए, चिड़ियाघर में जो चिंपैंजी है उसके सामने 3 केले रख दिए और केले पे ऑप्शन लिख दिया A B C, मार्क कर दिया केले पे। फिर चिंपैंजी से क्वेश्चन पूछा, तो अब चिंपैंजी ने जो केला उठाया उसको उन्होंने चिंपैंजी का आंसर मान के नोट डाउन कर लिया। तो ऐसी 13 क्वेश्चंस चिंपैंजी से पूछते गए और जो जो चिंपैंजी ने केला उठाया उसके हिसाब से ऑप्शन मार्क कर लिया। तो इन्होंने देखा कि चिंपैंजीज ज्यादा बेटर आंसर कर रहे हैं। ठीक है, रैंडमली हो रहा था, तो रैंडम पिक कर रहा था, चिंपैंजी को तो खैर कुछ नहीं पता होता। मतलब ये है कि जब रैंडम एक जानवर पिक कर रहा है तो वो ज्यादा बेटर आंसर कर पा रहा है इन 13 क्वेश्चंस के, इन कंपैरिजन टू जो साइंटिस्ट हैं, जो नोबेल प्राइज विनर हैं, जो बड़े बड़े एकेडमिशियंस हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो गलत कर रहे हैं आंसर और चिंपैंजी ज्यादा बेटर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप भी देखना, जब बुक पढ़ोगे ना तो 13 क्वेश्चंस देखना। ठीक है, अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते तो उनकी जो वेबसाइट है गैप माइंडर, वहां पे जाके देखो, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां अवेलेबल है। 13 क्वेश्चन है, उनको आंसर करके देखना, आपको मालूम पड़ेगा कि आप भी कहां स्टैंड करते हो। तो कहने का मतलब इनका यह है कि दुनिया को जैसे हम देखते हैं ना, रियलिटी में दुनिया बहुत अलग है, वैसी है नहीं। जब हम फैक्चुअली देखेंगे, फैक्ट्स के बेसिस पे दुनिया को देखते हैं, डेटा के बेसिस पे, तो रियलिटी बहुत अलग नजर आती है और जो लेंस हम लगा के देखते हैं वो
हमें सही तरीके से दुनिया को देखना नहीं देता। तो अब ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े बड़े दुनिया के जो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं उन्होंने भी आंसर्स गलत करे 13 क्वेश्चंस के। ये 13 क्वेश्चन मोस्टली दुनिया के बारे में है कि दुनिया में कितनी पॉवर्टी हो रही है, पॉवर्टी पॉपुलेशन कहाँ जा रही है, ट्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, वुमेन राइट्स के ऊपर है। तो इसके अराउंड उन्होंने जो दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जो बेसिक फैक्ट्स है दुनिया के, उसके अराउंड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे और मेजॉरिटी गलती कर रही है आंसर। और पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड इन्होंने पूछा है इन क्वेश्चंस को अलग अलग कंट्री के लोगों से, ठीक है। तो क्यों लोग गलत कर रहे हैं आंसर? क्या नॉलेज की कमी है लोगों को या इन्फॉर्मेशन की कमी है? ना तो नॉलेज की कमी है ना इन्फॉर्मेशन की कमी है। प्रॉब्लम क्या है कि वो कहते हैं कि दुनिया में लोग पहले से ना अपने कुछ प्री कंसीव्ड बायस लेके चलते हैं, कुछ प्री कंसीव्ड हमारे नोशंस होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं, हम उनको लेके चलते हैं। तो उसी लेंस से हम दुनिया को देखते हैं, हमारे जो अंदर के प्रोजेक्शंस हैं उनको हम बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें दुनिया, क्योंकि हम फैक्ट्स कम देखते हैं, हम रियलिटी कम देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो प्री कंसीव्ड नोशंस और थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें रियलिटी नजर नहीं आती। तो कहते हैं रियलिटी बहुत अलग है, उसके लिए आपको फैक्ट्स देखना चाहिए, उसके लिए आपको डेटा देखना चाहिए। तो इसी के अराउंड ये पूरी बुक है। तो मैंने आपको बुक को थोड़ा सा एक जिस्ट समझाया, ओवरव्यू समझाया, ठीक है। अब सेकंड जैसे ही बात करते हैं बुक में, अभी तक क्या था, आज से 60 साल पहले लोग समझते थे दुनिया में 2 तरह की कंट्री होती है, एक डेवलपिंग और एक डेवलप्ड, ठीक है। तो मैं भी अभी तक यही समझता था, बुक पढ़ने के बाद मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। जैसे हम सब जानते हैं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, हम समझते हैं यूएस एक डेवलप्ड नेशन है, बट ये कह रहे हैं ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, अब ये डेफिनेशन इनवैलिड है। अब वो कह रहे हैं कि दुनिया डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस में डिवाइडेड नहीं है, दुनिया 3 तरह के नेशंस में डिवाइडेड है, लो इनकम कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री, हाई इनकम कंट्री। अब जैसे इंडिया जो है वो मिडिल इनकम कंट्री है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री नहीं कहलाएगा, इंडिया मिडिल इनकम कंट्री कहलाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया बुक में। फिर ये बताते हैं कि बेटर तरीका दुनिया में देखने का ये है कि आप दुनिया में लोगों को 4 इनकम में डिवाइड कर सकते हो, एक्सट्रीमली पुअर लेवल 1, फिर लेवल 2 थोड़ा सा उससे बेटर, लेवल 3 उससे बेटर, लेवल 4 जो सबसे बेटर है, रिच है, ठीक है। तो ये बोलते हैं दुनिया में जो लेवल 1 है, एक्सट्रीमली पुअर है। एक्सट्रीमली पुअर की डेफिनेशन है जो दिन का $2 से कम कमाता है। $2 से कम मतलब दिन का 145 रुपए से कम कमाता है, वो एक्सट्रीमली पुअर है। वो कहते हैं 1 बिलियन लोग दुनिया में एक्सट्रीमली पुअर है और 1 बिलियन लोग दुनिया में लेवल 4 पे आते हैं। लेवल 4 का मतलब इन्होंने रखा है कि जो $32 से ज्यादा कमाता है। $32 का मतलब होता है अराउंड 2300 रुपए, अगर इंडियन करेंसी में डिवाइड वो करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे, तो जो आदमी 2300 रुपए से ज्यादा कमाता है वो लेवल 4 पे आ रहा है। तो इस तरीके से दुनिया को में जो लोग हैं उनको 4 इनकम्स में डिवाइड किया गया है। और वो कहते हैं दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप यूएस में हो, चाहे आप नाइजीरिया चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, चाहे आप इंडिया चले जाओ, चाहे आप चाइना चले जाओ, जो लेवल 1 के लोग हैं उनकी लाइफ सब जगह सेम है, कहीं भी चले जाओ आप दुनिया में। और जो लेवल 4 का आदमी है उसकी लाइफ हर जगह सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता वो किसी भी कंट्री में रह रहा हो, चाहे वो यूएस में रह रहा हो, चाहे अफ्रीका में रह रहा हो, चाहे इराक में रह रहा हो, चाहे वो इंडिया में रह रहा हो, चाहे वो चाइना में रह रहा हो। तो जो मेन फर्क आता है वो कहते हैं कंट्रीज से ज्यादा फर्क इस चीज से आ रहा है कि आपकी इनकम क्या है, किस लेवल पे आप इनकम पे हो, ठीक है। इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, एक वेबसाइट है dollarstreet.org करके, ठीक है। तो ये कहते हैं इन्होंने तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, बट हर आदमी के पास ना तो उतना टाइम होता है, ना उतनी एनर्जी होती है, ना उतना पैसा होता है कि हर आदमी जाके पूरी दुनिया को ट्रैवल कर सके। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, इन्होंने वेबसाइट है dollarstreet.org, वहाँ पे आप ये हर कंट्री का आदमी देख सकते हो कि कैसे रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे जो लेवल 1 पे लोग रहते हैं हर एक कंट्री में, जो $2 से कम एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं, यूएस का एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला आदमी कैसे रहता है, इंडिया का एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला आदमी कैसे रह रहा है, चाइना का एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला आदमी कैसे रह रहा है, फोटोज के साथ है, कौन सा ब्रश करते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, उनका टॉयलेट कैसा है, उनका बेडरूम कैसा है, उनका बेड कैसा है, ठीक है, किस तरीके का खाना खाते हैं। लेवल 4 वालों का भी है जो बहुत रिच है, ठीक है, वो यूएस में कैसे रहते हैं, इंडिया में कैसे रहते हैं, और अफ्रीका में कैसे रहते हैं, यूरोप में कैसे रहते हैं, फोटोज के साथ है। तो जब आप देखोगे ना आपको दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर लाइफ है। जब इनकम लेवल सेम होता है लाइफ सिमिलर है, आप कहीं पे भी हो ग्लोब में, कहीं पे भी हो कंट्री में, किसी भी कंट्री में पैदा हो, ठीक है। तो कहते हैं जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो इनकम से आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो चेंज होगा, आपको समझ में आएगा जो गेम है वो बहुत हद तक सारा इनकम का ज्यादा है, ठीक है। वो कहते हैं बाकी जो फैक्टर्स है ना एनवायरनमेंट के, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है, और जो बाकी जो सोशल फैक्टर्स हैं वो कह रहे हैं वो उतना रोल नहीं प्ले करते, ज्यादा रोल वहां पे इकोनॉमी और इनकम ज्यादा रोल प्ले कर रही है इंडिविजुअल की लाइफ को और चीजों को बदलने में,
ठीक है, तो ये जब आप देखोगे $street.org आपको समझ में आ जाएगा खुद ही। फिर ये बोलते हैं जैसे कि एक चीज़ है, जैसे कि हमें लगता है कि जो दुनिया में लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कहते हैं ये फॉल्स है, ये सही नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि 1800 में एक वेमेन ऑन एन एवरेज 6 बच्चों को बर्थ देती थी, बट 2017 में आके एक वेमेन सिर्फ 2.5 बेबीज को बर्थ दे रही है। ये अब 2.5 बेबीज को ऐसे बर्थ तो नहीं होता, बट ये स्टैट्स की डेफिनेशन वो लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज निकाला गया। इसको फर्टिलिटी रेट भी बोला जाता है, ग्लोबल फर्टिलिटी रेट। तो जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट है, ऑन एन एवरेज एक वुमेन के पास 2.5 2.4 के आसपास बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो कि आज से 200 साल पहले 1800 में एक वुमेन 6 बेबीज को बर्थ देती थी। तो जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट है वो डाउन जा रहा है, ठीक है, तो मतलब एक वुमेन कम बेबीज को बर्थ दे रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमें ऐसा लगता है ना कि बढ़े जा रहे हैं लोग, वो सच्चाई है नहीं, ठीक है। पॉपुलेशन ऑब्वियसली एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ रही है, बट वो कह रहे हैं एक वुमेन ऑन एन एवरेज कम बेबीज को बर्थ दे रही है। फिर ये एक चीज और बोलते हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो लेवल 1 पे जो वुमेन है, जो लेवल 1 पे जो लोग रह रहे हैं, वो हमेशा ज्यादा बेबीज को बर्थ देते हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। इन कंपैरिजन जो लेवल 4 पे लोग रहते हैं, जो अमीर लोग हैं, वो कम बेबीज को बर्थ दे रहे हैं। उन्होंने बताया जब आप लेवल 4 पे जाओगे, ठीक है, जब एक्सट्रीमली पुअर से जब आप रिच की तरफ टिल्ट करते हो, जब जाते हो आप, तो जो एक्सट्रीमली रिच है उनके लिए दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। दोनों प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही हैं? पहला तो उनको ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए कि वो बच्चे उनकी लेबर में उनकी हेल्प कराएं, ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा है। सेकंड, वो अपने बच्चों को, चाहे उनके पास एक बच्चा हो चाहे दो, वो दोनों एक या दो बच्चों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, अच्छा इलाज करवा सकते हैं, तो उनके चांसेस हैं कि वो ऑब्वियसली वो लोग बच जाएंगे, उनकी डेथ इन्फेक्शन से या किसी ऐसी डेडली फेटल डिसीज से नहीं होगी बचपन में, ठीक है। तो जब आप रिच होते हो तो दोनों प्रॉब्लम्स जो आप लेवल 1 पे फेस कर रहे थे, वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। तो इसलिए वो कहते हैं अगर हम चाहते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में पॉपुलेशन कंट्रोल हो, और हम चाहते हैं कि जो लेवल 1 के जो लोग हैं वो कम बच्चे प्रोड्यूस करें, तो उसका बेटर तरीका सिर्फ ये है कि हम उनको लेवल 1 से उनका हम लेवल अप करें, उनको हम लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 पर लाएं। क्योंकि जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ऑब्वियसली वुमेन के पास अच्छी एजुकेशन होगी और आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर सकते हो, सेक्सुअल एजुकेशन मिलेगी। तो ऑब्वियसली देखा गया कि जैसे जैसे यहाँ पे जो लोग हैं ऊपर बढ़ रहे हैं इनकम लैडर में, तो उनकी एजुकेशन बेटर हो जाती है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं, सेक्सुअल एजुकेशन है, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ठीक है, और उनको ज्यादा बेबीज फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पैसा कमाने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो पहला ये बहुत अच्छा इन्होंने एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया है विद द हेल्प ऑफ डेटा, ठीक है, सिर्फ कोई उनको पर्सनल ओपिनियन नहीं है, उनके पीछे बैकअप करने के लिए डेटा है। फिर ये इन्होंने बात की है, ठीक है। उसके बाद ये बात करते हैं बुक में कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब भी आप डरे होते हो, ठीक है, जब आप फियर में होते हो, तो आपको कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए, रैशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डर के टाइम पे हमारा जो दिमाग है वो रैशनली सोच नहीं पाता। इन्होंने अपना एग्जांपल दिया, इन्होंने बोला कि जब मैं डॉक्टर था तो उनके पास एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को क्या हो रहा था, हाइपोथर्मिया हो रहा था। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है एक्सट्रीम ठंड लग जाती है, बर्फ में अगर जैसे आप निकल जाओ बाहर, माइनस में टेम्परेचर है, तो ठंड लगने की वजह से लोगों को कपकपाहट हो जाती है, तो इस तरह के सिम्टम्स होने लग जाते हैं। तो अब ये डर गए, जब ये डॉक्टर थे फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने जैसे इमरजेंसी देखी तो घबरा गए देख के। तो ये लगा कि इस बंदे को कोई एपिलेप्सी का अटैक पड़ रहा है, कोई सीजर अटैक पड़ रहा है, तो होता मिर्गी के दौरा टाइप का पड़ रहा है, तो उसमें भी ऐसी होता है, बंदा घबरा जाता है। तो ये लगा कुछ पता नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये अपना रैशनल माइंड यूज नहीं कर पाए, ये समझ ही नहीं पाए कि इसको सिर्फ हाइपोथर्मिया हो रहा था, उसको ठंड लग गई थी और कुछ नहीं था, और उसके जेब से कुछ रेड सा कलर टाइप का गिर रहा था। तो उन्हें लगा कि रेड कलर नहीं गिर रहा है, भूल गए, लगा ब्लड गिर रहा है। इन्होंने बोला, सब जगह ऑर्डर दे दिया कि ब्लड लेके आओ, ब्लड लेके आओ, ये आदमी मर जाएगा, ठीक है। इन्हें लगा कि वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी हो गई है, वर्ल्ड वॉर हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो आदमी आर्मी का बैकग्राउंड का था। तो इन्हें लगा कि किसी और कंट्री के लोगों ने अटैक कर दिया, वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, तो इतना ज्यादा घबरा गए। तो साइड में जो फिर डॉक्टर थी उन्होंने उनको बोला कि अब घबराओ मत, इसको सिर्फ ठंड लगी है और ये कोई ब्लड नहीं बह रहा है, नॉर्मल है, ठीक है। तब इनको समझ में आ गया, मैं डरा हुआ था। तो डरा हुआ जब आदमी होता है तो ढंग से सोच नहीं पाता। तो हमारे अंदर जो फियर इंस्टिंक्ट है वो कहते हैं इसको आप कंट्रोल रखो। जब आप डरे होते हो तो थोड़ा सा आप कामली सोचो, क्योंकि जब हम डरे होते हैं हम ठीक से सोच नहीं पाते। जो फियर है वो हमारे रैशनल ब्रेन को शट ऑफ कर देता है। थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। फिर उन्होंने बात करी है अर्जेंसी इंस्टिंक्ट के ऊपर, कि जैसे कि
आपने देखा होगा हर जगह दिखाया जाता है, इट्स नाउ और नेवर, अभी खरीद लो, आज ही खरीद लो, आज सेल खत्म हो जाएगी। मतलब इससे क्या हो रहा है कि इमरजेंसी क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं कि जब आप इमरजेंसी, अब अर्जेंसी क्रिएट की जाती है ना ह्यूमन ब्रेन में, तो ह्यूमन ठीक से सोच नहीं पाता। ठीक है, जैसे अभी मान लो बोल दिया जाए कि एस्ट्रॉइड गिरने वाला, दुनिया खत्म होने वाली है, तो एकदम से अर्जेंसी हो जाएगी, बहुत कम टाइम बचा है, 24 घंटे बचे हैं, तो लोग बिल्कुल ही पागल जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, जो रैशनल ब्रेन है वो काम ही नहीं करेगा। तो अर्जेंसी के टाइम पे वो कहते हैं, और जब आपके दिमाग में फियर होता है, डर होता है, तो आप क्लियरली नहीं सोच पाते। तो इस चीज से वो हमको अवेयर कराते हैं। ठीक है, फियर इंस्टिंक्ट, अर्जेंसी इंस्टिंक्ट के प्रति। फिर ये बात करते हैं एक और इंस्टिंक्ट के बारे में। एक्चुअली बुक में ना 10 इंस्टिंक्ट के बारे में बात करी है कि कैसे 10 इंस्टिंक्ट्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, सबके अंदर है, बायोलॉजी में हमारे आ रहे हैं, एवोल्यूशनरी पास्ट से आते हैं हमारे वो। तो वो इंस्टिंक्ट्स हमें कैसे दुनिया को, जो रियलिटी है उसको देखने में एक हिंड्रेंस पैदा करते हैं। दुनिया जैसी हम वैसे उसको देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर कुछ प्री कंसीव्ड इंस्टिंक्ट्स एवोल्यूशनरी रीजंस की वजह से हैं। तो वो इन इंस्टिंक्ट्स के प्रति आपको अवेयर कराएंगे पूरी बुक में। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप गलत कैसे सोचते हो और सही सोचना कैसे है, ये भी मालूम पड़ेगा बुक के थ्रू। तो एक इंस्टिंक्ट के बारे में उन्होंने बात करी है कि नेगेटिविटी के बारे में। नेगेटिविटी मतलब जैसे जो चीजें नेगेटिव होती है ना, वो हमारा ज्यादा ध्यान खींचती है। आदमी की अगर आप बुराई करते हो, आपने देखा किसी आदमी की बुराई हो रही होगी तो बड़ा मजा आता है, लेकिन किसी आदमी की अगर तारीफ हो रही है तो हमारे अंदर जेलसी आ जाती है। ठीक है, आप खुद ही देख लो, आपका दोस्त अगर टॉपर बन जाए तो बड़ा आपको अंदर से जेलसी फीलिंग होती है, लेकिन अगर आपको लगता है दोस्त आपका फेल हो गया तो आपको सुनने में भी बड़ा मजा सा आता है। तो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो अब फाइनली एक क्वेश्चन आता है कि हमें बुक पढ़नी क्यों चाहिए। ठीक है, देखो इस बुक में ना एक लाइन है, ये बोलते हैं कि अगर हम दुनिया को चेंज करना चाहते हैं तो हमें दुनिया को समझना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि दुनिया को हम सिर्फ डेटा के बेसिस पे नहीं समझ सकते, खाली फैक्ट के बेसिस पे हम दुनिया को समझ नहीं सकते, बट बिना डेटा के समझ भी नहीं सकते। आप समझ रहे हो, मैं दोबारा लाइन रिपीट करता हूँ, अगर आपको दुनिया को समझना है तो खाली डेटा के बेसिस पे हम दुनिया को नहीं समझ सकते, क्योंकि दुनिया में एक्सपीरियंसेस और इमोशंस भी इंपॉर्टेंट है। बट वो कहते हैं कि बिना डेटा के भी नहीं समझ सकते, डेटा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर एंड इफ यू हैव सम काइंड ऑफ ड्राइव दैट यू वांट टू चेंज दिस वर्ल्ड, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू दैट यू शुड रीड दिस बुक। फिर ये भी आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया की आपको सोचना कैसे है, आपको सोचना कैसे चाहिए, और जब आप किसी से डिबेट करते हो या आर्ग्यूमेंट करते हो तो आपके पास आपको डिबेट भी कैसे करनी है। आप ऐसे ही हवा में तीर छोड़ते रहोगे, हवा में बातें करोगे तो उनको कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, एक रैशनल अगर आप चाहते हो डिबेट करना तो आपके पीछे कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ एविडेंस होना चाहिए, यू शुड हैव सम काइंड ऑफ बैकअप। तो वो आपको ये मालूम पड़ेगा कि डिबेट भी कैसे करनी चाहिए लोगों से, खुद को भी कैसे सोचना है, दुनिया को देखना कैसे, वो भी आपको इस किताब से मालूम पड़ेगा। ठीक है, फिर इनकी जो वेबसाइट है मैं बोलूँगा आप देखना जरूर जाके। ठीक है, जैसे गैप बुक, इनकी वेबसाइट का नाम है गैप माइंडर। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, गैप माइंडर इनकी वेबसाइट है, वो जरूर देखना। वहाँ पे आपको जब उस वेबसाइट को ब्राउज करोगे आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा वर्ल्ड के बारे में। और जो dollarstreet.org है वो भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया में अलग अलग इनकम के लेवल के लोग किस तरह से लाइफ बिताते हैं। बुक ईजी है, सिंपल है, छोटी बुक है, 260 पेजेस की बुक है, और मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड बुक। बहुत अच्छा काम किया हैंस रॉसलिंग ने, अब तो खैर वो नहीं है इस दुनिया में, 2017 में इनकी डेथ हो गई थी पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से। मैं ओवरऑल इस बुक को आउट ऑफ 10 8 पॉइंट्स दूंगा। ठीक है, इस बुक ने मेरा भी काफ़ी हद तक पर्सपेक्टिव चेंज किया है वर्ल्ड के बारे में। मुझे भी मालूम पड़ा कि मुझे कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में। ठीक है, बहुत ही कम पता है मुझे दुनिया के बारे में, लेकिन जब बुक को पढ़ा मैंने तो मुझे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक एड ऑन मिला है दुनिया को एक डेटा के हिसाब से, रियलिटी फैक्चुअली समझने के पर्सपेक्टिव से। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इस पर एक एनालिसिस जो मैंने रिव्यू प्रोवाइड किया, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।